वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंस्पायर वॉरियर्स। आज की हमारी क्लास फिर मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स लेके आ गई हूँ। पिछली क्लास में हमने अपना कोर्स सिलेबस शुरू किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक जो शुरू किया था दैट वाज एग्रीकल्चर। तो मैंने एग्रीकल्चर में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हमारे कितने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं। आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का हमारे जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में क्या रोल है। ओके, तो पहले मैंने पिछली बार आपको बताया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि हर एक सेक्टर में जो जॉब होती हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर्स जॉब। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि वाइट कॉलर जॉब्स किनको बोलते हैं। ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, और जो टर्शरी सेक्टर है उनमें जो काम करते हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर्स जॉब। आई होप आपको याद हो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वॉज रिलेटेड टू सर्विसेज, सेकेंडरी सेक्टर वॉज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, एंड प्राइमरी सेक्टर वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ओके, अब जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, सो फर्स्ट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। मैंने जब आपके बेसिक्स क्लियर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर में जाके पहले क्लियर करे कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसी के बाद आपको समझ आएगा कि एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में इम्पोर्टेंस या कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू 14 to 16%। ओके, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे हम सबको पता है कि हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे। हमारा मेन जो ऑक्यूपेशन था, जो काम था लोगों का, वो एग्रीकल्चर था। ओके, उस टाइम पे हमारा जो नेशनल इनकम में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 50 to 52% था। आप देख रहे हो कि हमारा कितना गिर चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अपने सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में भी काम करना शुरू किया था। ओके, और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक इनकम, नेशनल इनकम में, वो डिक्लाइनिंग है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर में वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। कैसे? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो कितना परसेंट था? 50 to 52%, और अब कितना है? 14 to 16%। तो क्या हो रहा है? डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? नौकरी। तो इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? तो कितने? 52%। ओके, सिंगल लार्ज कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट है? 52%। 52% ऑफ अवर पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड दिस इज सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कौन सा है। ठीक है, स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट, तो कौन है? एग्रीकल्चर। कितने परसेंट? 52%। ओके, अब थर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट? दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, कि वो हमारे एक्सपोर्ट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। और कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें तो 14.7% कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और अगर हम एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड गुड्स की बात करें तो वो 38% इन ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। डिफरेंस है। आप डिफरेंस आई होप समझ रहे हो कि अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि एग्रीकल्चर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 14.7%। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड गुड्स का मतलब कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो पैकेट होते हैं,
ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर से ही बने हुए हैं ना। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड गुड्स का कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री में कितना है, दैट इज 38%। दो अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर हम देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है या इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री में जो मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर से आता है। हमारा हैंडलूम, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पश्मीना जो बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, वो कहाँ से, एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर से आप कहीं सोचेंगे कि वो तो एनिमल से आता है। मैंने आपको क्या बोला था कि एग्रीकल्चर क्या इंक्लूड करता है, कल्टीवेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो हमारा जो शुगर है वो किससे आता है, शुगर केन से आता है। शुगर केन कैसे आता है, खेती बाड़ी करके। हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, आई होप आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पता होंगी, नहीं पता होंगी तो लेट मी क्लियर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लेस का पैकेट बनाते हैं, अगर हम एक लेस का पैकेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हमको क्या प्रोवाइड करता है, पोटैटो, आलू, और आलू को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके क्या बनता है हमारा, लेस। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, लेस, केचप, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पे आती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चल रहा है हम फूड को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसे हैं हमारे देश में। उसके बाद इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इरिगेशन से रिलेटेड तो 45% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा है वो अंडर इरिगेशन है, ओके, और जो रेस्ट 55% है वो मॉनसून पे डिपेंड है। अब आई होप आपको मॉनसून पता हो, रेनफॉल हमारी कंट्री में जो होता है उसको मॉनसूनल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम इरिगेटेड क्रॉप जो है, ठीक है, वो है शुगर केन। मतलब अब इरिगेशन से समझ रहे हो ना, इरिगेशन से जो कैनाल होते हैं, जो नहरें होती हैं, गवर्नमेंट ने हमारे एरिया के साइड साइड पे नहरें बनवाई है ना, उनको बोलते हैं कैनाल, ठीक है। वो किसके लिए है, इरिगेशन के लिए, कि वो हम क्या करते हैं अपने खेतों में पानी लाने के लिए करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इरिगेटेड क्रॉप कौन सी है, दैट इज शुगर केन। मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट कौन सी है, दैट इज यूपी। और मैक्सिमम इरिगेटेड परसेंटेज वाइज स्टेट कौन सी है, दैट इज पंजाब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट है परसेंटेज वाइज वो पंजाब है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आए मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट वो है यूपी, ठीक है। अब इंडिया की जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो सेकंड पोजीशन पे है इन वर्ल्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन है फर्स्ट पोजीशन पे, ऑफ कोर्स चाइना, ठीक है। उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस क्या होता है कि एक किस्म का आप लगा दो आंदोलन टाइप, ठीक है। यहाँ किसी चीज, आंदोलन से भी ज़्यादा किसी चीज़ को बदलना, ठीक है, किसी चीज़ को बेटर वे में बदलना, ठीक है। हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन हमारी एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आए थे, दैट इज वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जो वाइट रेवोल्यूशन है, अब इसके नाम से ही अगर आपको पूछें कि वाइट रेवोल्यूशन कौन सा होता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, और वाइट रेवोल्यूशन से ये पूछा हुआ उन्होंने कि वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, वो है मिल्क प्रोडक्शन, वो है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। वाइट, मिल्क का कलर कौन सा होता है, वाइट, तो इससे याद रह जाएगा वाइट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन
वर्गीस कुरियन, ठीक है। और यही जो इंसान है वर्गीस कुरियन, यही है जिन्होंने अमूल ब्रांड भी बनाया है हमारी कंट्री में, जो वन ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो फेमस एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रांड है वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, या मिल्क प्रोडक्शन के अंडर, या मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं उनके अंडर। हमारी इंडिया का प्राइड है अमूल, ठीक है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन आया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो अगर आपको फिर क्वेश्चन आया ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। और ये किसने शुरू किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और ये वाइट रेवोल्यूशन है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो ऑपरेशन आया था वो था, ठीक है। और इस वाइट रेवोल्यूशन के अंडर हमारी जो इंडिया थी, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ये इतना सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछे कि विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, तो उसका आंसर क्या है? इंडिया, ठीक है। और वो किससे आई थी? वाइट रेवोल्यूशन के अंडर, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन हमने किया था वाइट रेवोल्यूशन के? दैट वाज ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन हमारी एग्रीकल्चर में हिस्ट्री में आया था, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपको किसी को इसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, 1960s में इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है ब्रिटिशर्स हमें किस हालत में छोड़ के गए थे? हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, हम बहुत गरीब देश थे, ठीक है। 1960 तक तो हमको अपने लोगों को होश में लाने में लग गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, हम तब जो खाना था, राइस था, वो हम यूएसए से लेते थे, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया था, हमारे ऊपर एक कंडीशन रखी थी कि आप अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हो हम तो ही आपको खाना देंगे। तो जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री जी, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिल पे लग गई थी, क्या कि हमको अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए दूसरे देशों की कंडीशंस माननी पड़ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हम एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। हम अपने आप को, ग्रीन रेवोल्यूशन के दो मकसद थे, ठीक है। पहला मकसद था कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, मतलब अभी जो आत्मनिर्भर का जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम खाने में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और दूसरा ये था कि हम सेल्फ सफिशिएंट तो बनेंगे ही, उसके बाद हम सेल्फ सफिशिएंट से कमर्शियलाइज भी करेंगे। हम अपने आप को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, हम बाहर भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के अंडर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो कि आया था 1960s में, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज नॉर्मन, ठीक है। और ये जो नॉर्मन थे ये मैक्सिको के सिटीजन हैं, ठीक है। और 1970 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था पूरे वर्ल्ड में फूड सप्लाई देके शांति लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देखो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है, अगर सिंपल आपको पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो वो है नॉर्मन, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन तो वो है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब MS स्वामीनाथन क्यों? क्योंकि उनकी अंडर कमेटी बैठी थी जिन्होंने हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिकमेंड दिया था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच कमेटी इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन ये दी थी विलियम जी ने, ठीक है। तो अब और हम कुछ रेवोल्यूशन कर लेते हैं। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशिंग, गोल्डन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू
जूट, ठीक है। अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछा जाए तो दैट इज रिलेटेड टू कॉटन। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।